कि जो आने वाला जॉब है ना, वो तो हम लोग किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि अब डॉक्टर की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि अब एआई हम मेडिसिन कर लेता है, लॉयर की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि वो भी एआई बहुत कुछ कर लेता है। तो हमें ऐसी क्या चीज़ पढ़ानी चाहिए बच्चों को ताकि वो तैयार हो जाए आगे के लिए, उस समय के लिए जिसके बारे में, उस नौकरी के लिए जिसके बारे में हमें किसी को नहीं पता है। तो ये कि हम किस तरह से स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं ताकि बच्चे जब स्कूल से बाहर निकले तो वो जॉब मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए तैयार रहें। क्या हम ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बहुत बात होती है एनईपी में। टेक्नोलॉजी जो है वो क्या टीचर्स को सपोर्ट कर सकती है? सो टेक्नोलॉजी से बहुत लोगों को डर लगता है। सो टेक्नोलॉजी जो है वो एक टूल है जो बच्चे के लिए भी है ताकि वो अपनी नॉलेज को और अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके, वो टीचर के लिए भी है क्योंकि टीचर भी उसको एक टूल की तरह क्लास में यूज़ कर सकता है। I use it very smartly though. I have sometimes evening classes. One day my entire class was sleeping. I said, guys, do you know Urfi Javed distributed pizzas to paparazzi? Y'all woke up. Yes ma'am, yes ma'am. So, sorry, I watch Urfi Javed and I take her to class. Things are really bad for the future of this country. Here comes the concept of generational gaps. When it comes to my parents, my grandfather, as you said, is very sus about my social media usage. He does not believe it when I say that I am indeed using it for studying. He says, तुम हमें धोखा दे रही हो। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हैं और यहाँ रामजस इंटरनेशनल स्कूल का एक एजुकेशन कॉन्क्लेव चल रहा है, जो अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020, तो उसको लेके टीचर्स को एक तरह से तैयारी या जानकारी के लिए एक प्रोग्राम है। बाकी इस स्कूल की डायरेक्टर रचना मैम हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह का आयोजन है और इसके माध्यम से वो क्या मैसेज दे रही हैं। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति हुई है 2020 की, उसमें क्या है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको करने के लिए अगर इसको हमें सक्सेस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने टीचरों को तैयार करना पड़ेगा। और ये कॉन्क्लेव जो बनी है ये इन्हीं टीचरों के लिए है ताकि इनको मालूम हो कि हमें आगे कैसे चलना है। उसके 2-3 कारण हैं। पहले तो ये है कि जो आने वाला जॉब है ना, वो तो हम लोग किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि अब डॉक्टर की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि अब एआई हम मेडिसिन कर लेता है, लॉयर की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि वो भी एआई बहुत कुछ कर लेता है। तो हमें ऐसी क्या चीज़ पढ़ानी चाहिए बच्चों को ताकि वो तैयार हो जाए आगे के लिए, उस समय के लिए जिसके बारे में, उस नौकरी के लिए जिसके बारे में हमें किसी को नहीं पता है। तो ये अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं वो रिपोर्ट कार्ड ख़त्म हो गया है। हमें बच्चों का प्रोग्रेस देखना, आगे बच्चे कैसे बढ़ रहे हैं। अगर हमें देखना है कि बच्चों का प्रोग्रेस कैसे, तो उसको होलिस्टिक, पूरा सर्वांगीण विकास बच्चे का देखना है। इसमें जब हम सर्वांगीण विकास देखेंगे तो हम कैसे पढ़ाएं, कैसा स्कूल हो, तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिव स्कूल। तो फॉर्मेटिव स्कूल कैसा हुआ, एक नया तरीके का स्कूल, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल स्कूल, बदला हुआ स्कूल कैसा होगा। वो बदला हुआ स्कूल जो है वो किस तरह से पढ़ाएगा, किस तरह से हमको अब सब सब्जेक्ट्स को एक साथ मिला करके पढ़ाना है, और उसके बाद हमें अपने बच्चों को देखना है कि वो कहाँ पे हैं। यही हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उसका ये थीम है और इसी पे हम अपने टीचरों को अवगत करा रहे हैं। जी मैम, ये जो नई शिक्षा नीति है, बेसिकली आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं जो तमाम देशों की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुकाबले कहा जा रहा था कि भारत बहुत पीछे है, और ये जो पॉलिसी आई है, ये जो हमारा जो आज का भारत है उसको देखते हुए, जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उसको देखते हुए कितना कारगर साबित होगा? मेरे हिसाब से तो ये बहुत कारगर साबित होगा। उसका कारण सिर्फ ये है कि ये जो शिक्षा नीति हमने तैयार करी है, जो गवर्नमेंट ने तैयार करी, वो और जगह किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या पाठ्यक्रम है, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उसको ले करके और फिर ये तैयार करी गई है। तो सब चीज़ों की अच्छाई ले करके ये तैयार हुई है। तो इसलिए ये हमारे लिए, और अगर ये वास्तव में इम्प्लीमेंट ठीक से हो जाती है तो ये आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होगी, और फिर हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपका कॉन्क्लेव पूरी जानकारी आपके टीचरों को मिले और ये नई शिक्षा नीति पे अमल की जाए ताकि हमारा देश और बाकी देशों के मुकाबले तेज़ी से तरक्की करें। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ है रामजस इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मैम है, तो इनसे जानते हैं इस प्रोग्राम को लेके क्या खास है इसमें और नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें क्या खास है। स्वागत है। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से भारत जो है वो बहुत प्रगति कर रहा है हर क्षेत्र में, सो भारत सरकार ने एक NEP 2020 पॉलिसी लाई थी जिसके तहत बहुत सारे CBSE NCERT लेवल पे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए स्कूल में और काफ़ी बदलाव जो है, आप चाहे बाल वाटिका बोलें, प्राइमरी स्कूल बोलें, मिडिल स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बोलें, तो इतने सारे बदलाव आ रहे हैं जिसमें फोकस जो है वो नॉलेज के साथ साथ स्किल्स और वैल्यूज़ पे जाता है। सो आज का जो कॉन्क्लेव है, एडू कॉन्क्लेव, जिसमें हमारे पास अराउंड 300 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं दिल्ली NCR से। प्राइवेट के हैं कि सारे? प्राइवेट और गवर्नमेंट अनएडेड भी हैं, दोनों हैं हमारे पास। तो जितने भी हमारे स्पीकर्स आज आए थे वो NEP के डिफरेंट पहलू उस पर बात कर रहे थे। सो सबसे पहले जो सेशन हुआ जो डॉक्टर प्रज्ञा सिंह का था CBSE से, उन्होंने जितने भी प्रोग्राम CBSE ने इंट्रोड्यूस किए उसके बारे में सबको बताया और जो भी उनके सुझाव थे प्रिंसिपल्स के या उनकी कुछ क्वेश्चंस थे वो पूरे किए गए। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेटिव स्कूल कि क्या बदलाव हम स्कूल में ला सकते हैं, क्योंकि अब वो जिस चौक और टेस्टर और सिर्फ एक टीचर जो है वो बोलता रहता है, ये वो वक्त है जहाँ पे लर्नर जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है अपने टीचर के साथ, जिसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन है जो गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है कि हम किस तरह से स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं ताकि बच्चे जब स्कूल से बाहर निकले तो वो जॉब मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए तैयार रहें। क्या हम ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बहुत बात होती है NEP में। टेक्नोलॉजी जो है वो क्या टीचर्स को सपोर्ट कर सकती है। सो टेक्नोलॉजी से बहुत लोगों को डर लगता है। सो टेक्नोलॉजी जो है वो एक टूल है जो बच्चे के लिए भी है ताकि वो अपनी नॉलेज को और अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके, वो टीचर के लिए भी है क्योंकि टीचर भी उसको एक टूल की तरह क्लास में यूज़ कर सकता है। सो आज का जो कॉन्क्लेव है वो इसी के ऊपर प्रकाश डालता है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी किस तरह इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि AI जो है वो बहुत लोगों की जॉब्स को ऑब्सोलीट करता जा रहा है। आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी जॉब्स हट रही हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है अंदर से आपकी इच्छा शक्ति कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं। सो लर्निंग टू लर्न, ये जो स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का एडू कॉन्क्लेव जो है वो इसी के ऊपर है कि हम कितना सीख सकते हैं। टीचर भी एक लर्नर रहेगा लाइफ टाइम और बच्चा भी लर्नर रहेगा। अच्छा, इसमें एक खास बात आ रही है कि जैसे अभी मैम से भी बात हुई हमारी, तो उसमें ये निकल कर रही है कि जैसे आने वाले समय में वो रिपोर्ट कार्ड बच्चों के नहीं देखे जाएंगे, उनका डेवलपमेंट देखा जाएगा। तो मान लीजिए अगर 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, उसमें किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा कर रहा है तो क्या आगे वही लेके चलेगा या सबको ओवरऑल देखना? देखिए, मैंने फिर आपको बताया कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो रिपोर्ट कार्ड नहीं रहेगी, वो एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड रहेगी कि आप प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं। तो आप एक सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट में कंटेंट और इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, वो आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। क्या उस सब्जेक्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में? क्या उस सब्जेक्ट से आगे आपके पास वो स्किल्स हैं जिससे आप जॉब भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सब्जेक्ट्स होंगे उसको आप स्किल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें ये रहेगा कि आपको क्या जानकारी है, नहीं आप क्या उस जानकारी से कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो नए बच्चे हैं हमारे, उनको आप नई शिक्षा नीति के बारे में अगर 2 लाइनों में समझाना चाहें। सबसे पहली बात कि शिक्षा नीति जो उनके लिए आई है वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नीति है उनको आने वाले 5 या 10 साल में बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकती है एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो कि वैल्यू बेस्ड है, स्किल बेस्ड है और नॉलेज बेस्ड है। तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत ही एक सौगात मैं कहूँगी जो सरकार ने दी है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और वो थोड़ा हमारी पुरानी नीति से अलग हटकर है। चलिए, अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। Have you people found something on social media that you've been able to bring to class or use it as an educational tool? Like for instance, I have very recently started teaching and I'm teaching like 18-year-old first year undergrads, and every time I ask them for a class presentation, they may not know the content, but they're like,
मैम एस्थेटिक्स के मार्क्स दे देना, मैं Pinterest से सेम कॉपी करके लाऊंगा. So yeah, so are you bringing what you're seeing on social media to class? So I very well remember this one incident where we were learning about caste in our, I think it was my sociology class, and I was scrolling through YouTube at that point of time, and I saw an influencer talking about caste in their religion, in which actually exists in different religions. And I was so intrigued by the video. I shared it in the class group, and I was so excited to share it because the teachers usually have this perception that students are wasting their time on social media and they're not doing anything productive. So I just wanted to prove to my teacher that okay, even social media is making me more aware. So please don't judge people based on the fact that they spend a lot of time on social media. So yes, I have found things on social media which I've brought to class. In fact, they've become topics of conversations, very intellectual conversations between the teacher and the students. Also, that many people complain that when we use social media, we do not stay connected to our Indian culture. We might forget that. But influencers on social media are so active in teaching about Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, that when I scroll down, I usually find teachings about Mahabharata and Bhagavad Gita, which influencers tend to teach us. So it's not about always that we watch modern or English culture, but we generally watch about Indian culture more, and it is more exciting to watch and to learn. I have similar accounts in my classes. So while scrolling through YouTube, I just find some interesting problems in math or science, like the trick problems and riddles, which I used to share it in class, like those trick questions when Ram has 3 apples and Sham has 2 apples, and find the mass of the sun, then 2 million trillion kilograms. So these kind of incidents, I have done it a lot. And also one more thing, Rubik's Cubes. So I learned my Rubik's Cube through social media, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, mirror cube, you name it. And we used to compete in the class, who could solve it in the least time. So that was some good fun moments I had. One thing I would like to share is that social media was obviously meant to benefit the society, and it has a lot of information. It all depends what you watch and what's your feed. So I recently came up to a new course, and I'm still not very sure about what to pursue next. And that was something which I was not aware about. I searched upon it, and I have already registered for a webinar. So that it really was availing for me, and if it has not come, I mean, I would have not explored that. So that was my piece. So, as talked by the other panelists, I definitely agree. And yeah, but many people think that in today's world, social media is only for the teenagers and the young people to find information. For sure, social media does have a lot of information. And I would like to say that my physical education teacher, she's more farther than us teenagers. She would just scroll on the YouTube and find the particular information about this particular topic, and she'll send it on the class group that watch this video, then you'll learn this, you'll learn this. So the point is that social media, not for us only, but it is used as a global aspect by anyone, especially teachers, to provide education to all the children. Even the children who are not interested in the books, they don't want to study in class, they just watch the video, and that helps them a lot. So social media is not generally only teaches us, but teaches around everybody, even the teachers. So I would like to add here one more thing, that as we all know that Teachers' Day has just passed, and all of us enjoyed a lot. So that was the moment wherein all my classmates were so excited for the day, and they had prepared a lot for the day, and had got their ideas out of social media. So that also creates a difference, that social media, it matters on what side we look. If we look on the negative side or the pessimistic side, we'll of course face that only. But I think what I have experienced out of it is that there are a lot of people who get to optimistic side out of it, and this was the thing which I felt during the preparation of Teachers' Day. I would like to just add a very small point. Social media nowadays has started on creating visual learnings, which the students also like a lot, and teachers nowadays show some animated videos in the classes, which the students, small kids especially,
love watching and they learn the concepts very easily and very faster. So social media has its own cons nowadays. Thank you. These are very smart people. They use social media for very intellectual activities. I, however, do not use it for any intellectual activity. I watch absolute nonsense. And I use it very smartly though. I have sometimes evening classes. One day my entire class was sleeping. I said, guys, do you know Urfi Javed distributed pizzas to paparazzi? Yo, no, yes ma'am, yes ma'am. So, sorry, I watch Urfi Javed and I take her to class. Things are really bad for the future of this country. My next question is that after today's session, all teachers, principals will know that you guys are using very smartly. But how do you communicate this to your parents? Like, have you had a conversation about how you use? Are they suspicious, sus as they say? Or are they asking you, how do you do? Or are they blanket bans? Because when we were in school, board year meant cable cut gaya. So how are you guys coping with social media? Yeah? If your social media cut gaya, are you still watching in the middle of board years? Okay, so here comes the concept of generational gaps. When it comes to my parents, my grandfather, as you said, is very sus about my social media usage. He does not believe it when I say that I am indeed using it for studying. He says, "Tum hame dhoka de rahi ho." Those are his words, not mine. So I think that people from the older generations, they're very hard to, it's very hard to make them understand about the pros of social media because it's just has been very prevalent to talk about only the cons of social media. So I think, but on the other hand, if there's a relationship of trust between the guardians or the parents or the teachers and the students, I think conversations surrounding social media become very way easier. You can talk about, I think you should have the kind of a relationship in which if you get into trouble, even after using social media, maybe you gave your OTP to someone or anything like that, the first person that should come to your mind should be your parents. So you should have that relationship of empathy, of trust, so that you can have those conversations easily. So that it's easier for you to talk to them about how you're using it and how it's not always about Urfi Javed. So yeah, even if it's hard to make the older generations understand that, but still, as parents should make some sincere efforts to understand the child, and even the child, they should, from their actions, prove that, okay, social media is not just about distractions and glitz and shared OTPs.